Hello everyone and welcome to this new video. In the previous videos we had discussed about various 5-year plans, and today we will going to discuss about the nationalization of bank and all. Look at here. During the tenure of Prime Minister Pandit Nehru and Lal Bahadur Shastri, banking was a monopoly of private sector. देखिए, आप सभी को पता है कि 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला। देन 1951-52 में फर्स्ट इलेक्शंस हुए और इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू बने, जो टिल 1964 तक वो कंटिन्यूसली प्राइम मिनिस्टर रहे। देन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उनका पीरियड ज़्यादा नहीं था। 1966 में उनकी भी डेथ हो गई। देन हमारी तीसरी प्राइम मिनिस्टर जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। बट ये दो प्राइम मिनिस्टर होके गए थे, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एंड लाल बहादुर शास्त्री। इनका जो पीरियड था उस समय पर बैंकों की एक मोनोपोली थी, मतलब प्राइवेट सेक्टर में बैंक हुआ करती थी, गवर्नमेंट के अंडर में बैंक नहीं हुआ करती थी। उस वजह से होता ये था कि दिस बैंक रिप्रेजेंटेड डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप। ये अलग अलग ग्रुप से, इंडस्ट्रियल ग्रुप से ये बैंक बनी थी। The directors of these banks were working towards the developing the industrial sector and increasing its profit. उनका एक ही मोटिव रहता था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना, खुद का फ़ायदा करना। जैसे आज बैंक है, आज आप सभी को पता है कि अलग अलग लोगों से, जैसे मुद्रा लोन है, किसी को नया अगर व्यवसाय शुरू करना है तो बैंक उसको सपोर्ट करती है, घर बनाने के लिए सपोर्ट करती है, गाड़ी लेने के लिए सपोर्ट करती है। सो ये आम जनता के लिए बैंकों का जो सपोर्ट है ये उस समय पर नहीं हुआ करता था, क्योंकि बैंक से प्राइवेट सेक्टर में थी और प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल को ही इंक्रीज करने के लिए, उनका ही प्रॉफिट देखने के लिए बैंक ज़्यादा ध्यान देती थी। इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, इस सभी को रोकने के लिए द गवर्नमेंट नेशनलाइज द इंपीरियल बैंक इन 1955। इंदिरा गांधी जी ने इंपीरियल बैंक, उसके पहले 1955 में, जब इंदिरा गांधी आने के पहले जो इंपीरियल बैंक थी उसको 1955 में कन्वर्ट किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया था। दिस बैंक ओपन सेवरल ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री इन अ शॉर्ट वाइल एंड प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट। आज अभी देखते हैं आप कि हर गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है, सबसे बड़ी बैंक हम इसको कह सकते हैं शाखाओं के मामले में। इसके बाद अगर हम लोग बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन देखें तो इसके पीछे का रीज़न ये था इंदिरा गांधी जी का, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम ये जो बैंक्स है, जो प्राइवेट सेक्टर में, इनको अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में लेते हैं तो अगर इसका प्रॉफिट गवर्नमेंट की तिजोरी में आएगा और उससे हम लोग देश की उन्नति कर सकते हैं। इंडिया हैड एडॉप्टेड अ मिक्स इकोनॉमी। देखिए, 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, हम लोग ऑलरेडी पहले के वीडियोस में देख चुके हैं, और इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज एसेंशियल टू कवर द डेफिसिट्स इफ दे ऑकर्ड व्हाइल इंप्लीमेंटिंग अ डिफरेंट स्कीम। देखिए, अगर आपको बहुत सारी स्कीम को स्टार्ट रखना है तो पैसा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए ये बैंक्स ऑफ का नेशनलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। व्हाइल इंप्लीमेंटिंग डिफरेंट, हाँ, आल्सो द प्रॉफिट ऑफ दिस बैंक्स, इस बैंक का जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को मिला। वुड कम इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी वंस दे वेर इन नेशनलाइज। जैसे ही वो गवर्नमेंट के अंडर में आएगा तो उसका प्रॉफिट भी गवर्नमेंट को मिलेगा। अलॉन्ग विद दिस द पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज। देखिए, बैंक का नेशनलाइजेशन के साथ ही साथ छोटी छोटी जो इंडस्ट्री थी उनका भी डेवलपमेंट के पीछे इंदिरा गांधी जी ने ध्यान दिया था। देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मतलब जो मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्रीज है उसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कहते हैं, हैड टू बी इम्प्लीमेंटेड, उसको भी डेवलप करना है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने undertook the experiment of the green revolution in order to overcome food storage and drought। देखिए, उस समय जब लाल बहादुर शास्त्री का टेन्योर चल रहा था, देश में अकाल गिरता था और उस वजह से खाने की दिक्कत होती थी, क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं होता था और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। इसको ध्यान में रखते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि इतने सारी जनता को मतलब उनका खाने का जो समस्या को जूझने के लिए हम लोग बाहर से ये सारे अनाज मंगाते थे, उसमें इंडिया का बहुत सारा पैसा चला जाता था। इसको रोकने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में स्टार्ट किया। ड्यूरिंग द tenure of Prime Minister Indira Gandhi, Congress Forum of Socialist Action, a group in the Congress Party inspired by socialist idea। उनके अंदर ये एक ग्रुप था, ये जो एक सोशलिस्ट आइडिया से इंस्पायर्ड हो रहा था। मतलब उनका ऐसा मानना था कि सारे जो कमाई के साधन होते हैं वो एक गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए, जिससे कि मतलब आम जनता का फायदा। मेड डिमांड फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। इवन द कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्टेड दिस। कम्युनिस्ट पार्टी का तो एजेंडा ही वही कि सोशलिस्ट एजेंडा है उनका, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इंदिरा गांधी जी के इस जो नेशनलाइजेशन का जो उनका सोच थी उसको सपोर्ट कर दिया था। अब देखते हैं
मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइज ऑफ 14 बैंक्स ऑन 19 जुलाई 1916 में उन्होंने एक साथ 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। उसमें थी इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक यूसीओ जिसको यूको बैंक भी कहते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इतने सारे 14 बैंकों का उन्होंने नेशनलाइजेशन किया था। मतलब अब ये प्राइवेट सेक्टर में ना रहते हुए ये सारे के सारे अधिकार इसके ऊपर अब गवर्नमेंट करेंगे। देन इन 1980 द 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज। उसके बाद 1980 में भी और 6 बैंकों का उन्होंने नेशनलाइजेशन किया था। तो इस तरीके से ये हुआ बैंक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। इसके बाद उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने देश के विकास के लिए कुछ मुद्दे रखे थे, उसी को 20 पॉइंट प्रोग्राम कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस द 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑन 1 जुलाई 1975। उन्होंने ये मतलब जैसे इमरजेंसी थी इंडिया में 75 में, उसके बाद ही इन्होंने ये 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया था एंड रिजॉल्व टू मेक एफर्ट्स टुवर्ड्स द रैपिडली बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। उनका ऐसा मानना था कि इस 20 पॉइंट को अगर हम फॉलो करेंगे तो देश की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगी। द मेन प्रोविजन ऑफ दिस 20 पॉइंट प्रोग्राम्स आर एज फॉलो। सारे के सारे पॉइंट तो यहाँ पे कवर नहीं होंगे, बट कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लैंड सीलिंग फॉर सिटीज़ एंड एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब जो खेती बाड़ी के लिए लैंड लगेगी, उसके बाद सिटीज़ जो बढ़ रही है दिन ब दिन उसके लिए जो लैंड लगेगी इसको डिवाइड किया गया। देन इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ, अगर देश की इकोनॉमी में जो भी आएगा उससे देश की जनता में इकोनॉमिकली उसको डिवाइड किया जाना। मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, पहले ऐसे हुआ करता था कि कम से कम सैलरी में वर्कर से काम कराया जाता था, बट एक नियम बनाया गवर्नमेंट ने कि नहीं, कम से कम आपको इतना सैलरी तो वर्कर को देना ही पड़ेगा, उससे कम आप नहीं दे सकते। उससे जो वर्कर का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था वो इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज इन द वाटर कंजर्वेशन स्कीम, देखिए अकाल का कारण होता है कि खेती बाड़ियों को पानी नहीं मिलता है और बारिश इंडिया में मोस्टली 4 महीने भी होती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इस ऊपर से जो बारिश गिर रही है इसको अगर हम लोग कंजर्व करते बचाते तो इसको हम लोग 12 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी अलग अलग स्कीम इस 20 पॉइंट प्रोग्राम में थी। उसके बाद वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, नेशनल ट्रेनिंग स्कीम, फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर, मतलब देखिए अगर आपके वर्कर स्किल्ड होंगे, मतलब कौशल्यपूर्ण होंगे, तो आपकी इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा डेवलप होगी। इसके लिए वर्कर को अलग अलग स्कीम से उनको स्कीम चलाकर उनको ट्रेन करना। उसके बाद फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर्स, पहले ऐसा होता था गुलाम तरीके की, गुलाम जैसे काम करवाया जाता था, जैसे पिताजी जिस खानदान के लिए काम कर रहा है उसका बेटा भी वहीं पे काम करेगा, उनको सैलरी के वजह जगह पर सिर्फ खाना पीना रहने की जगह दी जाती थी। इससे लेबरों को फ्री करने का भी इस 20 पॉइंट प्रोग्राम में एक पॉइंट था। देन प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेशन, बहुत सारे लोग टैक्स पे नहीं करते जिससे देश की तिजोरी में पैसा नहीं आता, उसके लिए भी इसमें ये था स्कीम थी। इकोनॉमिक क्राइम्स एंड स्मगलिंग, जो इकोनॉमिकल क्राइम्स करते या स्मगलिंग करते जिसे हम लोग मतलब क्या कहते कह सकते हैं उसको मतलब बिना परवाना जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं, तस्करी जिसको कहते हैं हम लोग, ये इसको भी रोकने के लिए उन्होंने इस 20 पॉइंट प्रोग्राम में लिखा था। देन रेगुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ बेसिस नेसेसिटीज़, कुछ चीज़ों के जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उनकी प्राइसेस स्टेबल रहे, इसके लिए भी इस 20 पॉइंट प्रोग्राम में था कुछ स्कीम थी। इम्प्रूवमेंट इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें भी मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। इम्प्रूवमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ा बनाने वाली जो कंपनियां हो उसको डेवलप करना। उसके साथ ही जो हाथ माग जिसे कहते हैं, मतलब हाथ से जिसे कपड़े बुने जाते हैं, ऐसी इंडस्ट्री को भी डेवलप करना। लोन्स फॉर द वीकर सेक्शन, जो फार्मर्स है वर्कर्स है उनको लोन देकर उनको अगर कुछ अपना अलग से कुछ जिसको ऑक्यूपेशन स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी। घर बनाने के लिए भी हेल्प करेगी। कम्युनिकेशन फैसिलिटी मतलब रास्ते हो गए, रास्ते वगैरह बनाने के लिए, बसेस है गांव से शहरों तक आने के लिए, इसके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही थी। मेकिंग एजुकेशनल इक्विपमेंट अवेलेबल टू स्कूल, जो पढ़ाई के लिए जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट लगते हैं वो हर स्कूल तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी इस 20 पॉइंट प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने उठाई थी। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इश्यूज, सम पॉइंट वी हैड डिस्कस्ड हियर अमंग दिस 20 पॉइंट प्रोग्राम। देन द इश्यूज ऑफ वर्कर, देखिए कामगार का एक इशू उस समय पर बहुत चल रहा था, उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज स्टार्टेड इन मुंबई ऑन 11 जुलाई 1851। पहली जो मिल थी वो मुंबई में स्टार्ट हुई थी
51 में बाय कावाची दावर ने ये मिल स्टार्ट की थी। और इवेंचुअली धीरे धीरे मिल स्टार्ट इन दादर, परल, भायखला, शिवडी, प्रभादेवी एंड वर्ली। ये अलग अलग जो मुंबई के एरियाज़ हैं, इन अलग अलग एरिया में धीरे धीरे फिर ये मिल स्टार्ट हो गई थी। दिस पार्ट केम टू नोन एज गिरन गांव और टाउन ऑफ मिल्स। देखिए इस एरिया में इतनी मिल्स हो गई थी कि इन एरिया को ही फिर गिरन मतलब मिल्स, फिर उसका बाद में गिरगांव हो गया। इन 1980s द इंक्रीजिंग अनरेस्ट वर्कर्स वाज ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन इन अदर सेक्टर। देखिए 1980s में जो मिल वर्कर्स थे उनके उनके अनरेस्ट उनके अंदर, मतलब उनकी जो एक संगठन थी उसमें अनरेस्ट तैयार हो गया, मतलब थोड़ा वो परेशान हो गए थे, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी वो मिल वर्कर की वो बाकी इंडस्ट्री के वर्कर से थोड़ा वीक थी। वो गरीब के गरीब रहते, उतना उनको जो सैलरी मिल रही थी उसमें उनका गुजर बसर हो नहीं पा रहा था। इन सम इंडस्ट्रीज द वेजेस ऑफ द वर्कर्स वेर इंक्रीजिंग, दे वेर आल्सो गेटिंग मोर अमाउंट्स ऑफ एज बोनस, दे वेर गेटिंग मोर फैसिलिटी दैन द टेक्सटाइल मिल वर्कर। बाकी वर्करों को टेक्सटाइल मिल वर्करों से बोनस मिलता था और भी फैसिलिटीज़ मिलती थी, बट यहाँ पर जो मिल वर्कर थे इनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी। और एक डू में देखते हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले एसोसिएट नारायण मेघाजी लोखंडेज एफर्ट्स रिजल्टेड इन द वीकली संडे हॉलीडे फॉर मिल वर्कर फ्रॉम 1 जनवरी 1882। देखिए पहले ऐसे हुआ करता था कि पूरा हफ्ता काम करना पड़ता था, एक भी दिन छुट्टी नहीं होती थी। बट नारायण मेघाजी लोखंडे जो महात्मा ज्योतिराव फुले के एसोसिएट भी रहे थे, इन्होंने कंटिन्यूसली एफर्ट्स करके उस मतलब ये मिल वर्कर को दिन में हफ्ते में एक दिन की छुट्टी दिलवाई थी, और तभी से मिल वर्कर को संडे की छुट्टी स्टार्ट हुई है 1 जनवरी 1882 से। आगे देखते हैं, in the Diwali of 1981, the workers expected to get a bonus of 20%. The Rashtriya Mill Mazdoor Sangha, which was negotiating with the employers, agreed upon to 8 to 17% bonus without taking the workers into the confidence. देखिए वर्कर के लिए एक संगठन थी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, और 1981 की जो दिवाली थी उस समय पर मजदूरों को ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस दिवाली में 20% बोनस मिलेगा, उनकी सैलरी के 20%। बट इस जो संघ था ये मिल मजदूर संघ, इन्होंने जो मिल के जो ये थे ओनर्स थे उनके साथ मजदूरों को विश्वास में ना लेते हुए ही 8 to 17% का बोनस देने का मतलब मान लिया कि हाँ ठीक है हमारे वर्कर को इतना चलेगा, बट इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। और यही एक कारण रह चुका है फिर द कट इन द बोनस प्रूव टू बी द कॉज ऑफ अनरेस्ट। लोगों में एक मतलब जो वर्कर्स थे वो एकदम परेशान हो गए कि भाई आपने हमको पूछा भी नहीं और 8 to 17% को मान लिया। तो उसमें से जो सम वर्कर्स वेंट टू डॉक्टर दत्ता सामंत, कुछ वर्कर दत्ता सामंत जो थे उनके पास गए। दे आस्क्ड हिम टू एक्सेप्ट देयर लीडरशिप। उन्हें स्ट्राइक करना था और वो उस स्ट्राइक के लिए लीडर चाहिए, तो उस लीडर के डॉक्टर दत्ता सामंत के पास ये वर्कर्स गए। वर्कर ऑफ 65 मिल्स केम टुगेदर एंड डॉक्टर दत्ता सामंत लीड द स्ट्राइक। इतने 65 मिल थे उस एरिया में छोटी बड़ी, ये 65 मिल के वर्कर जब दत्ता सामंत के पास गए तो उन्होंने उनकी लीडरशिप एक्सेप्ट की। और 18 जनवरी 1982 में द 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख वर्कर, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ी संख्या होती है, वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक। इतने सारे वर्कर का मतलब काम पे नहीं थे, स्ट्राइक कर दिया था इन्होंने। तो उस वजह से गिरन गांव मिल स्टॉप रनिंग मेकिंग इट सीम्स लाइक अ मुंबईज हार्ट स्टॉप थ्रोबिंग। एक प्रकार से जो धक धक करने वाली जो मिल्स थी उनकी जो मशीन का आवाज़ था, एक साथ 65 मिल्स बंद हो गए, ऐसा लग रहा था कि मुंबई का दिल धड़कना बंद हो चुका है, ऐसा सिनारियो क्रिएट हो चुका था। डू में देखिए, द वर्किंग क्लास कंट्रीब्यूटेड कल्चरली एज वेल एज थ्रू फोक थिएटर, फोक आर्ट्स एंड लिटरेचर। अन्ना भाऊ साठे, Shahir Amar Sheikh, Sahir Sabde were popular for their programs aimed at public education. Poets like Narayan Surve, Namdev Datta, etc. portrayed the real life of worker through their poems. वर्कर की जो कंडीशंस थी, वर्कर के बारे में इन ये सारे जितने साहित्यिक थे, कवि थे, इन्होंने अपने अपनी कविताओं में और अपने साहित्य में उनके उल्लेख किया है। बाकी इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन।